दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। आज हम पढ़ाएंगे दोस्तों पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर दोस्तों किसी भी वनडे एग्जाम, PCS प्री, IAS प्री उसके लिए रामबाण है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पाषाण काल से तात्पर्य। और थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों, इस लेक्चर में आप चाहे SSC घटना चक्र या UP PCS घटना चक्र, यूथ का TGT PGT, कोई भी दोस्तों अगर आप इस लेक्चर को देख लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे इन सभी क्वेश्चन बैंकों को, तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों, इतना तो गारंटी है हमारा। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। पाषाण काल से तात्पर्य क्या है? कोई आपसे पूछ ले कि पाषाण काल क्या है, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? तो आप उसे जवाब देंगे, जब मानव पत्थरों पर काफ़ी निर्भर था, जब मानव पत्थरों पर काफ़ी निर्भर था, वह पत्थर के औजार से शिकार, पाषाण गुफा में निवास और वह पत्थर से आग उत्पन्न करता था, उसी काल को हम पाषाण काल कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि वह काल जिसमें पत्थर के औजार से शिकार और पत्थर से आग उत्पन्न किया जाता था, उस काल को कहते हैं, तो उस काल को कहते हैं दोस्तों पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। भारत में दोस्तों आदि मानव का बहुत ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन भारत में बोरी नामक स्थान पे मानव की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व निर्धारित की गई है। यह क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। मानव का सबसे पुराना साक्ष्य या मानव की सबसे पुराना उपस्थिति कहाँ प्राप्त हुआ है भारत में? तो बोरी नामक स्थान से दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। 2001 में दोस्तों, 2001 में केरल विश्वविद्यालय के कौन? डॉक्टर KP राजेंद्र को विल्लुपुरम जिले के ओडई नामक, कहाँ? ओडई नामक या ओदे में शिशु का पूरा कपाल मिला हुआ दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद कर लिए। शिशु का पूरा, तो शिशु का पूरा कपाल कहाँ से मिला है दोस्तों? ओदे नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। रॉबर्ट ब्रसफुट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रसफुट क्या थे? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रसफुट थे, तो रॉबर्ट ब्रसफुट दोस्तों भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातात्विक वैज्ञानिक दोनों थे दोस्तों। ठीक है, याद कर लो, दिमाग में छाप लो। भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातात्विक वैज्ञानिक कौन था? रॉबर्ट ब्रसफुट। रॉबर्ट ब्रसफुट को भारतीय प्राचीन इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है दोस्तों। भारतीय प्राचीन इतिहास का जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रसफुट था दोस्तों। अब हम बात करते हैं मानव का क्रम विकास। सबसे पहले ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि आप क्रम से लगाएं मानव का बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले या आरोही क्रम में सबसे पहले रामापिथेकस आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, इरेक्टस आता है, फिर उसके बाद निएंडरथल मानव आता है, फिर क्रोमैग्नान मानव आता है, लास्ट में होमोसेपियंस मानव अर्थात आधुनिक मानव का विकास होता है। तो दोस्तों इनका विकास किस प्रकार से होता है? स्टार्टिंग में आदि कपि हुआ करता था, यानी कि जो बंदर या गिब्बन या चिंपैंजी जो थे वो रामापिथेकस टाइप के थे। वो उनमें क्या था कि अस्पष्ट, जो आधुनिक जैसे मानव चेहरा है, अस्पष्ट चेहरा का विकास नहीं हुआ था। उनके भौवें जो थे उसका विकास नहीं हुआ था। स्पष्ट रूप से आँख नहीं था, स्पष्ट रूप से दोस्तों नाक विकसित नहीं हुआ था, और स्पष्ट रूप से जो माथा यानी कि ललाट होता है वो भी विकसित नहीं हुआ था। स्पष्ट रूप से मानव का मस्तिष्क विकास भी नहीं हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे विकास होता है। जैसे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस क्या हुआ? ये थोड़ा सा अर्ध उतान अर्थात थोड़ा सा झुक के चलने लगा, यानी 4 पैरों के स्थान पे 2 पैरों पे वो चलने लगा, और उसके 2 आगे के जो पैर थे वो स्वतंत्र हो गए, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो धीरे धीरे सीधा होने लगे दोस्तों। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, थोड़ा जूम कर लें दोस्तों तब बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये दोस्तों क्या है? रामापिथेकस है। ये लगभग में अफ्रीका के जंगलों में 2 करोड़ अरब वर्ष पहले क्या इसकी 2 शाखाएं हो गई। एक शाखा दोस्तों वहीं पे जंगलों में रहने, पेड़ पौधों पे निवास करने लगा, जो जिसे आज हम वर्तमान में जैसे गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला इनको जानते हैं।
एक शाखा वो हो गई। दूसरी शाखा जो थी दोस्तों वो घास के मैदान में आके रहने लगा, तो उसी को हम ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहे, जो घास के मैदान में। इसमें तीन महत्वपूर्ण बदलाव हुए। कौन कौन से? पहला बदलाव दोस्तों, ये अर्ध उतान चलने लगा, अर्थात अपने दो पैरों पे चलने लगा। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ इसमें, ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस पाषाण औजार अर्थात पत्थरों का औजार बनाने लगा। और तीसरा दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विकास उत्पन्न होता है वो हाथों का फ्री होना। हाथों का फ्री होना का मतलब ये है दोस्तों कि वो अब जो हाथ था दोस्तों भारतीय अर्थात इंडियन क्रिकेटर का बॉलर बन गया जब फ्री हो गया उसका हाथ। ठीक है, अर्थात ये है कि वो अपने हाथ के पंजे में पाषाण अर्थात पत्थर के औजार को दूर खड़े हुए जानवर पे निशाना साध के फेंकता था और उसका शिकार करता था दोस्तों। इसी को हाथ यानी कि उसका हस्त फ्री हो गया, यानी कि स्वतंत्र होगा, इसी को कहा जाता है दोस्तों। तो तीन बदलाव ये हुए। आगे चल के जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद इरेक्टस आता है दोस्तों। इरेक्टस में क्या हुआ कि इसमें ये एकदम पूर्ण रूप से सीधा चलने लगा और सर्वप्रथम इरेक्टस जाति ही क्या आग का खोज करता है। इरेक्टस ही आग का खोज करता है। उसके बाद नियंडरथल मानव आता है दोस्तों। नियंडरथल मानव क्या करता है, आग का उपयोग और आग का सिर्फ ये खोज किया था दोस्तों। आग का उपयोग और पशुपालन साथ में पशुओं को भी रखने लगा। कौन? ये था नियंडरथल मानव। उसके बाद क्रोमैग्नान मानव आता है। ये है क्रोमैग्नान मानव दोस्तों, ये है क्रोमैग्नान मानव। क्रोमैग्नान मानव में क्या था दोस्तों, क्रोमैग्नान क्या करने लगा कि ये झोपड़ी बना के अब रहने लगा। दूर दूर पे क्रोमैग्नान मानव झोपड़ी बना के रहने लगा। और उसके बाद कौन आता है, झोपड़ी बना के रहने लगा। तीर कमान का आविष्कार किया किसने? तीर कमान का आविष्कार क्रोमैग्नान मानव ने किया। और उसके बाद आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियंस ये है दोस्तों। इस होमोसेपियंस प्रजाति का देन क्या है दोस्तों, ये अस्थाई कृषि करने लगा और ग्रामीण अधिवास में रहने लगा। अर्थात गांव में 10-15 होमोसेपियंस गांव में छोटे छोटे जगह ऐसे जगह पे आके निवास करने लगे। और ये दोस्तों आधुनिक मानव है, जो आज का मानव है ये दोस्तों। तो अब हम चलते हैं दोस्तों, इसको आप समझ लिए होंगे, दिमाग में तो छाप ही लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। इतिहास की दृष्टि से दोस्तों, अध्ययन की दृष्टि से दोस्तों, प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में अर्थात 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व के पहले का जो काल था उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल 3000 से लेके 6000 ईसा पूर्व के बीच आद्य ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत दोस्तों हड़प्पा, मेसोपोटामिया, दजला फरात और सीरियन इत्यादि सभ्यताओं का विकास हुआ आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल जैसे ऋग्वैदिक काल, भारत में ऋग्वैदिक काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब इसकी परिभाषा एक एक करके देख लेते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल की परिभाषा देखते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं दोस्तों जिसमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हैं और कोई लिखित साक्ष्य अभी तक प्राप्त हमें नहीं हुआ है। उस काल को हम क्या कहते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा ना गया हो दोस्तों। यही कंडीशन है कि आद्य ऐतिहासिक में जो साक्ष्य मिले हैं उसे अभी आज तक पढ़ा नहीं गया है। उसके बाद ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त हैं और लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया हो दोस्तों। अब हम बात करेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल के बारे में दोस्तों। पहला, इसी को हमें आज पढ़ना है, बाकी ये दोनों बात आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या, अब हम बात करेंगे
पूर्व ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल के बारे में। पूर्व अर्थात पहले, ऐतिहासिक मतलब इतिहास, पहले का इतिहास। और प्राग ऐतिहासिक, प्राग मतलब आदि होता है। आदि अर्थात हिंदी में दोस्तों हम जब उपसर्ग पढ़ते हैं तो उसमें आदि उसमें कहा जाता है। उपसर्ग क्या होता है, तो शब्द के जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आदि का अर्थ होता है पहले। तो प्राग मतलब आदि होता है और आदि का हिंदी में अर्थ होता है पहले। तो प्राग ऐतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक हो जाता है छंद विच्छेद में दोस्तों। तो ऐतिहासिक मतलब होता है इतिहास का विवरण, तो पहले का विवरण। तो पूर्व ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक दोनों मुख्यतः एक ही प्रकार के शब्द हैं, या आप ये कह लीजिए पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस काल को 3 खंडों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो देख लेते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दोस्तों। तो इसको इंग्लिश में भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरापाषाण काल को क्या कहते हैं। तो पुरापाषाण काल को पेलियोलिथिक कहा जाता है। लिख अपने दिमाग में छाप लो दोस्तों। और मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक के नाम से जाना जाता है। नवपाषाण काल को नियोलिथिक के नाम से जाना जाता है। दिमाग में छापो दोस्तों। अब इसका हम समय देख लेते हैं। पुरापाषाण काल का समय कितना था, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में जो काल था उसे पुरापाषाण काल कहा गया। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के बीच में है दोस्तों। और नवपाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व के पश्चात और 3,000 ईसा पूर्व के पहले जो काल था उसे क्या कहा गया, नवपाषाण काल कहा गया दोस्तों। अब हम इसमें देखते हैं, अब हम देखते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। इसमें अब इसको एक बारी बारी करके एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पुरापाषाण काल पढ़ेंगे, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर नवपाषाण काल पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन दोस्तों पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण काल है। तो संक्रमण काल मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के दोनों संस्कृति और सभ्यता उपलब्ध थी। इसमें मध्य पाषाण काल, इसीलिए इसे संक्रमण काल कहा गया दोस्तों। अब हम बारी बारी से एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरापाषाण काल का। किसका, पुरापाषाण काल का। तो पुरापाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है, 3 खंडों में या 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो दोस्तों। पहला है आरंभिक या निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या है, उच्च पुरापाषाण काल। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में दोस्तों इसे आरंभिक या प्रीलिमिनरी या ओल्डेस्ट पेलियोलिथिक कहते हैं, इसे मिड पेलियोलिथिक कहते हैं, और इसे अपर पेलियोलिथिक कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल को अपर पेलियोलिथिक और आरंभिक को लोअर या बिलो पेलियोलिथिक कहा जाता है दोस्तों। अब हम इन तीनों के बारे में क्रमशः एक एक करके अध्ययन करेंगे। पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं। कौन कौन से, आरंभिक, मध्य, उच्च। ठीक है दोस्तों। अब इसी में अब हम एक बार आपके दिमाग में फिर से छपवा देते हैं। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, पूर्व ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। और पूर्व ऐतिहासिक इसमें हमें पढ़ना है। तो पूर्व ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक को भी 3 कालखंडों में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में बांटा गया है। उसके बाद अब हम इसको बारी बारी से इसमें अध्ययन करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। सबसे पहले पुरापाषाण काल के भाग निम्न पुरापाषाण काल का अध्ययन करेंगे। निम्न पुरापाषाण काल दोस्तों, निम्न पुरापाषाण काल कब से स्टार्ट होता है, 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 50,000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल था निम्न पुरापाषाण काल था। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रसफुट ने पल्लवरम नामक स्थान से एक कुल्हाड़ी अर्थात हैंडेक्स प्राप्त किया। इसी समय अतिरमपक्कम में, कहाँ, अतिरमपक्कम में भी एक कुल्हाड़ी प्राप्त किया। ठीक है। इस काल में ओल्डोवन किस्म का औजार प्रयोग किया जाता था। इस काल में ओल्डोवन
किस्म का औजार पर यूज किया जाता था दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें औजार, अब हम यहाँ देखते हैं औजार कौन कौन थे। जो औजार प्रयुक्त हुआ है उसका कच्चा कच्चा पदार्थ क्या था दोस्तों। इसमें कौन से मानव प्रजाति इसका इस युग का इस युग को निम्न पूर्व पाषाण काल का प्रतिनिधित्व किए थे। और उसके बाद निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थल के बारे में जानेंगे दोस्तों। निम्न पूर्व पाषाण काल दोस्तों हिमयुगीन काल था। जब निम्न पूर्व पाषाण काल शुरू होता है तो उस काल हिम युग था, अर्थात प्लेस्टोसीन युग था। तो उस समय पूरे विश्व में दोस्तों पृथ्वी पर मोटे मोटे बर्फ के चादर बिछे हुए थे, जिसके कारण हमारे भारत में इसके अत्यधिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, अर्थात इसके स्थल ज़्यादा प्राप्त नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं निम्न पूर्व पाषाण काल में कौन कौन से औजार यूज किए गए थे। तो निम्न पूर्व पाषाण काल में कुल्हाड़ी, इंग्लिश में हैंडेक्स कहते हैं दोस्तों, ये पूछा जाता है। कुल्हाड़ी, विदारणी को क्लीवर कहा जाता है, खंडक, चोपर इसको इंग्लिश में कहते हैं। और इस काल में जो औजार थे उसका मुख्य विशेषता ये था कि वो स्थूल औजार थे, अर्थात वो बड़े बड़े औजार थे। निम्न पूर्व पाषाण काल में दोस्तों मानव बड़े बड़े पशुओं का शिकार करता था, छोटे पशुओं का शिकार नहीं करता था। तो इसीलिए उसका जो औजार था वो बड़े बड़े औजार थे, यानी कि बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, पत्थरों के औजार थे उस समय। तो बड़े बड़े पत्थर औजार होते थे। और उस समय अब इसमें ऑस्ट्रेलियोपिथेकस और इरेक्टस इस काल का प्रतिनिधित्व करता है, निम्न पूर्व पाषाण काल का। तो उसका पीछे हम पढ़े हैं दोस्तों, उसका हाथ फ्री हो गया, जिसके कारण वो अपना पत्थर उठा के दूर दूर फेंकता था, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था। ठीक है दोस्तों, इसमें कच्चा पदार्थ कौन था। कच्चा पदार्थ इसमें क्वार्टजाइट पत्थर था। क्या? क्वार्टजाइट पत्थर किस काल में प्रयोग हुआ है? निम्न पूर्व पाषाण काल में। और मध्य पूर्व पाषाण काल में दोस्तों यही जो कच्चा पदार्थ है अर्थात रॉ मटेरियल, ये बदल जाता है, क्या हो जाता है? चेस्पर और चार्ट हो जाता है। और उच्च पूर्व पाषाण काल में आते आते ये जो कच्चा पदार्थ है औजार का वो हड्डी ले लेता है दोस्तों, हड्डियों के औजार बनने लगते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल में। अब हम देखते हैं इसी के आधार पे हम निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, टूल्स, कच्चा पदार्थ और प्रजाति, कौन सी प्रजाति उस काल का प्रतिनिधित्व किया है, इसी के आधार पे हम पूर्व पाषाण काल को बांटा गया है इतिहास में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके स्थल के बारे में। ये महत्वपूर्ण स्थल हैं, कौन कौन से हैं ये देख लीजिए दोस्तों आप। इसके टूल्स हम दिखा देते हैं। गोल स्थूल जिसे कहते हैं, तो स्थूल क्यों था ये आप देख रहे हैं। ये जो है ये पेलियोलिथिक, इसे दिमाग में दोस्तों छाप लो और कॉपी में भी उतार लो इसे। तो देखो ये बड़े बड़े औजार हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े औजार हैं ये। तो इसमें सिंपल शेप्ड स्टोन टूल लाइक कटर एंड हैंड एक्स, आल्सो दे यूज स्पीयर टिप एंड स्ट्रिक। इनका यूज होता था स्पीयर टिप और स्टिक के रूप में, यानी कि छड़ी के टाइप के रूप में पेलियोलिथिक में जो टूल्स मिले हैं। ठीक है, और ये नियोलिथिक अर्थात नवपाषाण काल के दोस्तों औजार हैं। देखिए तीर कमान इसमें बना हुआ है। ठीक है, तीर कमान और बहुत सारे जैसे ब्यूरिन, इन सभी का आविष्कार आगे हो चुका था दोस्तों। अब हम देखते हैं इसमें क्या देखेंगे, निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थल देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो निम्न पूर्व पाषाण काल दोस्तों भारत में सोहन घाटी, ये सोहन घाटी है दोस्तों। सोहन घाटी जो है ये निम्न पूर्व पाषाण काल के, सोहन घाटी जो है सिंधु की सहायक नदी है। सोहन नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है दोस्तों। तो सोहन घाटी में दिखाई देता है हमें क्या?
क्या दिखाई देता है, निम्न पूर्व पाषाण काल का स्थल वहाँ पे सोहन घाटी में हमें देखने को मिलता है। अतिरम पक्कम में रॉबर्ट ब्रसफुट ने एक कुल्हाड़ी खोजी थी, वो भी निम्न पूर्व पाषाण काल का है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों भीमबेटका, क्या भीमबेटका, भीमबेटका के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो रायसेन जिले में। तो इसके बारे में कहा जाता है महाभारत में दोस्तों कि जब शांति पर्व में पांडवों को गृह निष्कासन मिला था, तो उस समय ये जाके भीमबेटका में निवास करते थे दोस्तों, निवास करने लगे थे, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और जोगदहा, अब जिस भीमबेटका में चित्रकारिता हुआ है दोस्तों, इस भीमबेटका में पेलियोलिथिक से लेके नियोलिथिक एरा तक के बीच में और उसके आगे भी, अर्थात आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल तक आपको यहाँ पर चित्रकार क्रम वाइज चित्रों का विकास, नक्काशी और चित्रकारी देखने को मिलता है। अब उसके बाद राजस्थान में डिडवाना क्षेत्र था। अब बुद्ध का पुष्कर, बुद्ध पुष्कर, ये दो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, डिडवाना और बुद्ध पुष्कर। यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में आपको क्या मिले हैं, विदारणी मिले हैं, विदारणी, ठीक है, कहाँ से, अर्थ विदारणी की इंग्लिश क्या कहते हैं, क्लीवर। असम की घाटी, आसाम की घाटी में भी निम्न पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेवासा, नेवासा दोस्तों मध्य पूर्व पाषाण काल में नेवासा को क्या संस्कृत स्थल का, यहाँ इतना इसका विकास होता है या इतना साक्ष्य यहाँ प्राप्त होता है मध्य पूर्व पाषाण काल में कि इसे फलक संस्कृति कहा जाने लगा। किसे, नेवासा। अब फलक आगे हम बताएंगे फलक किसे कहते हैं। उसके बाद उसके बाद दोस्तों पटने, महाराष्ट्र में पटने और नंदीपल्ले, ये दो जगह स्थल हैं जो निम्न पूर्व पाषाण काल के हैं। पटने क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है एसएससी जीडी में। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के क्या हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर के पहलगांव, जम्मू कश्मीर में पहलगांव है, वहाँ से दोस्तों निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। रानूकुंटा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से भी प्राप्त हुआ है। नर्मदा घाटी में टी नरसिंहपुर है दोस्तों, यहाँ से भी विदारणी और चोपर अर्थात खंडक प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद बेलन घाटी दोस्तों इलाहाबाद से लेके मिर्ज़ापुर के बीच का जो क्षेत्र है, मिर्ज़ापुर के बीच का जो क्षेत्र है उसे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लेके मिर्ज़ापुर के बीच का जो क्षेत्र है उसे बेलन घाटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो बेलन घाटी में भी निम्न पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल। तो दोस्तों मध्य पूर्व पाषाण काल पीछे हम बताए थे किस प्रकार से हम इसके पूर्व पाषाण काल को तीनों भागों में, कच्चा पदार्थ, औजार का प्रकार, किस प्रकार का औजार था, और तीसरा कौन सा मानव उस काल का प्रतिनिधित्व किया था। तो अब हम बात करते हैं इस काल में कच्चा पदार्थ क्या था दोस्तों। इस काल में कच्चा पदार्थ जेस्पर और चार्ट था, जेस्पर और चार्ट था दोस्तों। दिमाग में छाप लो दोस्तों और कॉपी में उतार लो। तो औजार क्या थे, औजार फलक के रूप में थे। क्या, औजार फलक के रूप में थे दोस्तों। फलक उसे कहते हैं जो, जैसे चाकू आप देखते होंगे दोस्तों, जो धार होता है उसी को हम फलक कहते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल में गोल गोल औजार होते थे दोस्तों, लेकिन मध्य पूर्व पाषाण काल में आते आते वो गोल औजार फलक के रूप में अर्थात धार के रूप में परिवर्तित हो गए दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों नेवासा, एच.डी. संकालिया ने नेवासा स्थल को इस काल का अर्थात मध्य पूर्व पाषाण काल का संस्कृत प्रारूप तक कह दिया है। किसने, एच.डी. संकालिया ने दोस्तों। अब इसके हम बारी बारी से इसमें पूर्व पाषाण काल के, मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थलों का अध्ययन करेंगे। वैसे तो मध्य पूर्व पाषाण काल में दोस्तों क्या, मध्य पूर्व पाषाण काल में लगभग में पूरे भारत में इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल में जो
नमी निम्न पूरा पाषाण काल में अधिक थी, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। और उच्च पूरा पाषाण काल में मौसम जो था थोड़ा गर्म हो गया था, अर्थात जो हिम की चादरें थी उच्च पूरा पाषाण काल में आते आते गलना स्टार्ट हो गया था दोस्तों। तो अब इसके हम स्थल को देखते हैं। पूरे भारत में इसके स्थल मिलते हैं कहाँ कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के भीमबेटका, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के भीमबेटका, आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश में भी, राजस्थान के बागोर, डिडवाना और करमाली, ये 3 साइट हैं दोस्तों, राजस्थान में प्राप्त हुए हैं मध्य पूरा पाषाण काल के। पंजाब में भी इसके साक्ष्य प्राप्त हैं, कश्मीर में भी, बिहार में भी दोस्तों, बिहार में भी मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेवासा तो बता ही दिए हैं, गुजरात। अब हम आगे चलते हैं, इसको दिमाग में दोस्तों छाप लो और कॉपी में उतार लो। अब आगे चलते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में दोस्तों हम अध्ययन कराने जा रहे हैं। अब देखिए, ये पूरा पाषाण काल का तीसरा भाग है, उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें औजार क्या था दोस्तों? ब्लेड, ब्यूरिन। क्या था? ब्लेड था, ब्यूरिन था। तो ब्यूरिन दोस्तों, आप मान के चलिए ब्यूरिन उसे कहते हैं जैसे आज के युग में आप पेचकस जानते होंगे, जिससे छोटे छोटे पेच या नेट को खोला जाता है दोस्तों। तो ब्यूरिन उसी प्रकार का था। ब्यूरिन उसी को कहते हैं जो आजकल में पेचकस जो है उसी को ब्यूरिन कहा जाता था उस काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में। तो अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं, औजार ब्लेड, ब्यूरिन। पूछ लिया एक दोस्तों, क्वेश्चन आया है, उच्च पूरा पाषाण काल का औजार क्या था? तो ब्यूरिन, ब्लेड और फलक। और मध्य पूरा पाषाण काल का क्या था? फलक था दोस्तों। और निम्न पूरा पाषाण का औजार क्या था? गोल स्थूल था। अब हम देखते हैं दोस्तों उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषता। क्या? उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषता के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बताए थे ना, निम्न पूरा पाषाण काल में कच्चा पदार्थ क्या था? क्वार्टजाइट पत्थर था। मध्य पूरा पाषाण काल में जेस्पर चार्ट था। और उच्च पूरा पाषाण काल में इसका स्थान कच्चा पदार्थ यानी कि औजार बनाने में जो उपयोग किया जाता था वो अस्थि ने ले लिया, अर्थात हड्डी ने ले लिया। अब उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषता देख लो दोस्तों। मुख्य सामग्री लंबे स्थूल प्रस्तर फलक था, लंबे स्थूल प्रस्तर फलक था। तर्छनी और खुरचनी की प्रधानता इस काल में बढ़ा। अस्थि का उपकरण की भूमिका इसमें बढ़ी। नक्काशी और चित्रकारी दोनों कला का विकास उच्च पूरा पाषाण काल में देखने को मिलता है। नक्काशी और चित्रकारी, ये देखो दोस्तों, एक चित्र हमने लिया है, पेलियोलिथिक कल्चर एंड आर्ट। ये जो चित्र है दोस्तों, ये भीमबेटका का चित्र है दोस्तों। इस काल में देखिए सांड ये बना हुआ है, इसका चित्रकारी, इसमें रंगों का भी उपयोग किया गया है। ये कौन सा है? पेलियोलिथिक के उच्च पूरा पाषाण काल का ये चित्र है, चित्रकारी किया गया है। तो उच्च पूरा पाषाण काल का जो मानव प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों, कौन था? उच्च पूरा पाषाण काल में जो मानव प्रतिनिधित्व किया था वो था निएंडरथल मानव। कौन था? निएंडरथल मानव। दिमाग में छाप लो दोस्तों। अब इसके देखिए लोहदा नाला, ये बेलन घाटी बता ही चुके हैं दोस्तों। बेलन घाटी इलाहाबाद से लेके मिर्जापुर के क्षेत्र के बीच में, इसे बेलन घाटी कहते हैं दोस्तों। इसमें लोहदा नाला है एक, वहां से क्या हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या? हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति, हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? लोहदा नाले से। ये किस काल की विशेषता है? ये है उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषता दोस्तों। अब हम इसके उच्च पूरा पाषाण काल के स्थल के बारे में देखते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल, ये जो दोस्तों होमो सेपियंस यहाँ पे प्रतिनिधि लिखे हैं, ये
उच्चपुरा पाषाण काल के अंत में और अर्थात मध्यपुरा पाषाण के शुरुआत में 1-2 हजार पहले होमोसेपियंस का विकास हो चुका था। इसीलिए इसको मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व माना गया है। किसे होमोसेपियंस को दोस्तों। अब हम देखते हैं इसके स्थल के बारे में। क्वेश्चन इसमें अतिरम्पक्कम, ये प्राचीन निम्न पुरा पाषाण काल का भी स्थल है और उच्च पुरा पाषाण काल का भी स्थल है दोस्तों। कौन? अतिरम्पक्कम। यहाँ से निम्न पुरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं और उच्च पुरा पाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेवासा भी क्या निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, ये तीनों इसमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से? नेवासा से। पुरा पाषाण काल के तीनों भाग के साक्ष्य कहाँ से? नेवासा से प्राप्त होते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल। सोहन घाटी दोस्तों, सोहन घाटी कहाँ है? आपके सिंध की सहायक नदी है सोहन, तो ये पंजाब ऊपर कश्मीर के साइड में है। नर्मदा घाटी दोस्तों, नर्मदा घाटी से ही सर्वप्रथम मानव साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। निम्नलिखित स्थल से मानव का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। अब हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में कुरनूल गुफा और गिच्चकुल्लूर, क्या? कुरनूल गुफा और गिच्चलूर और कुरनूल गुफा दोस्तों, ये क्वेश्चन आगे आने का चांस बहुत है। कौन? गिच्चकुल्लूर और कुरनूल। हथनौरा एमपी में दोस्तों, मध्य प्रदेश में हथनौरा है। ये भीमबेटका से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर पे स्थित है। यहाँ से होमो इरेक्टस मानव की हड्डी प्राप्त हुई है। कहाँ से? हथनौरा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्योंकि यहाँ से साक्ष्य प्राप्त है होमो इरेक्टस का। भीमबेटका मध्य प्रदेश में उच्च पुरा पाषाण काल में है और आदमगढ़ में भी दोस्तों उच्च पुरा पाषाण काल के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। एक ये टेक्निकल टर्म है दोस्तों, एस्यूलिन, ये टेक्निकल टर्म है। इसका नाम फ्रांस में मिले स्थल एस्यू के नाम से संत थे। संत एस्यू ये है, संत एस्यू के नाम पर पड़ा है दोस्तों एस्यूलिन, वो स्थान है वहाँ पे। और यहाँ पर पाषाण काल के औजार सर्वप्रथम मिला है। पाषाण काल का जो पहला औजार कहाँ से मिला था? एस्यूलिन से प्राप्त हुआ था। और होमो इरेक्टस के यहाँ पे जीवाश्म में भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसीलिए जो सोहन घाटी है दोस्तों, सोहन घाटी जो निम्न पुरा पाषाण काल है, उसमें सोहन घाटी को एस्यूलिन सभ्यता या एस्यूलिन सभ्यता के संस्कृति के नाम से जाना गया है। किसे? सोहन घाटी को, सोहन घाटी को दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल में इसका जो समय था 10,000 ईसा पूर्व से लेके 6,000 ईसा पूर्व के बीच में जो काल है, 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच में जो काल है, इसी को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इंग्लिश में इसे मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसी को संक्रमण काल कहा जाता है क्योंकि ये पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में स्थित है ये काल, इसीलिए इसे संक्रमण काल कहा गया है। मध्य पाषाण काल की जानकारी 1867 में सीएन करलाइन द्वारा सिंघल क्षेत्र में, कहा सिंघल क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजने के साथ शुरू होता है। इन्होंने मध्य पाषाण काल के औजार सर्वप्रथम सीएन करनाइल ने खोजा था दोस्तों। इस काल के महत्वपूर्ण औजार कौन कौन से थे? क्वेश्चन में पूछता है। ब्यूरिन था, स्क्रैपर था, ब्लेड था,
नुकीले क्रोड थे और 9 चंद्राकार औजार प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो ब्यूरिन, स्क्रैपर, ब्लेड, नुकीले क्रोड और 9 चंद्राकार। और ब्यूरिन किस काल की विशेषता है दोस्तों? ब्यूरिन उच्च पुरापाषाण काल यानी कि मध्य पाषाण काल से शुरू होने से पहले उच्च पुरापाषाण काल, इसीलिए इसे संक्रमण काल कहा गया। देखिए दोस्तों, औजार ये जो ब्यूरिन है ये मध्य पाषाण काल में भी यूज हो रहे हैं, और जो कृषि के साक्ष्य और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वो नवपाषाण काल में भी मिले हैं, इसीलिए इस मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहा गया है। मध्य पाषाण काल की विशेषता दोस्तों हम देख लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल की विशेषता सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? पशुपालन। दूसरा क्या है? चित्रकारिता। तो चित्रकारिता कहाँ से मिला हुआ है? मदहा से, महादहा से और आदमगढ़ से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? मदहा से और आदमगढ़ से। ये जो आदमगढ़ है दोस्तों, ये उच्च पुरापाषाण काल में भी प्राप्त हुआ है ये स्थल, और यहाँ उच्च पुरापाषाण काल की भी चित्रकारी है, और मध्य पाषाण काल का भी चित्रकारी आदमगढ़ में देखने को मिलता है, इसीलिए दोनों जगह इसका नाम है। उच्च पुरापाषाण काल में भी नाम है और मध्य पाषाण काल में भी आदमगढ़ का नाम है दोस्तों। और समाधान, इस काल में एक विशेषता था समाधान। ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है? लंघनाज, गुजरात के लंघनाथ जिले में, गुजरात के लंघनाज नामक स्थान पे दोस्तों लगभग में मानव के 14 कंकाल प्राप्त हुए हैं, और उसमें पुरुषों के साथ, हर पुरुष के साथ एक स्त्री को साथ में दफनाया गया है दोस्तों। किसमें? लंघनाज नामक स्थान पे। ठीक है, और इस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तीर कमान का आविष्कार। सराय नामक मानवीय आक्रमण भी इस काल में देखने को मिलता है। कहाँ से इसका साक्ष्य है? सराय नाहर राय। क्या? सराय नाहर राय है दोस्तों। देखिए ये सराय नाहर राय है, सराय नाहर राय ये है दोस्तों। सराय नाहर राय कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के, वहाँ पे एक कुंडा नामक लोकल नाम है दोस्तों, कुंडा नामक स्थान पे सराय नाहर राय का स्थल की खोज किया गया है दोस्तों। यहाँ से मानवीय आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से गर्तावास और चूल्हे का साक्ष्य यहाँ से बड़े मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मनुष्य आखेटक और संग्राहक के साथ साथ पशुपालन भी करने लगा था। कौन? मध्य पाषाण काल में दोस्तों मनुष्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको एक लाइन में या जैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन 4 ऑप्शन 1 2 3 करके दे देगा, तो पूछेगा 1 2 सही है, 1 2 3 सही है या 1 3 सही है। इस प्रकार में एक ये पूरी लाइन ही दे सकता है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य आखेटक संग्राहक के साथ साथ पशुपालन भी करता था। ठीक है दोस्तों, आखेटक मतलब होता है दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक पे विचरण हमेशा करते रहना, उसे कहते हैं आखेटक। और संग्राहक का मतलब है भोजन का संग्रह करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके भोजनों का संग्रह करना, शिकार करके भोजन का संग्रह करना, और उसी के साथ साथ अपने साथ साथ वो पशुओं को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता रहता था और पशुपालन करता रहता था। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट इस काल में दोस्तों विशेषता एक बार फिर से दिमाग में छापवा देते हैं। पशुपालन, तीर कमान का आविष्कार, समाधान, चित्रकारिता, मनुष्य आखेटक संग्राहक के साथ पशुपालन भी किया। ये चित्र देख लो दोस्तों, ये तीर कमान, ये है तीर कमान। देखो तीर कमान का आविष्कार किस काल में होता है? मेसोलिथिक में। ये देखो मेसोलिथिक दोस्तों लिखा है, मेसोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक। ये तीर कमान देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद ये इसी को दोस्तों जब हम मध्य पुरापाषाण काल में पढ़ रहे थे, फलक, ये देखो ये धार जो है दोस्तों, ये धार जो है इसी को फलक कहा गया है।
इसी को फलक कहा गया इस धार को। तो इसमें फलक की भी संस्कृति देखने को मिलती है। तो अर्थात ये पूरा पाषाण काल का औजार इसमें देखने को मिलता है। और और क्या बोलते हैं, नवपाषाण काल के भी औजार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये देख लीजिए तीर कमान का। इस काल को दोस्तों मेसोलिथिक भी कहा जाता है, माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में, पेलियोलिथिक में औजार जो थे काफ़ी बड़े बड़े थे दोस्तों। इसमें देखिए आप कितने छोटे छोटे औजार हैं। और मध्य पाषाण काल की एक विशेषता ये भी है दोस्तों कि मानव इस काल में बड़े पशुओं के स्थान पे छोटे छोटे पशुओं का शिकार करने लगा, जैसे जंगली सुअर, हिरण, बाघ और खरगोश इत्यादि। इन सभी का शिकार करने लगा कौन, मध्य पाषाण युग काल में दोस्तों। ठीक है, तो इसको दिमाग में छापने के बाद दोस्तों कॉपी में भी छाप लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और आगे पूछने की संभावना भी रहती है। अब हम मध्य पाषाण काल के स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। कौन, मध्य पाषाण काल के स्थल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मध्य पाषाण काल के स्थल, ये सांभर झील, राजस्थान के दोस्तों सांभर झील के निक्षेप में, यानी जब सांभर झील थोड़ा थोड़ा सूखने लगा तो उसके निक्षेप में लोग जाके बसने लगे। कहाँ बसे, लैखवा, नरवा और गोविंदगढ़। लैखवा, नरवा और गोविंदगढ़, यहाँ से पशुपालन के साथ काफ़ी मात्रा में हड्डी और अस्थाई निवास है, अर्थात झोपड़ी, छोटी कच्ची झोपड़ी का भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों साक्ष्य। कहाँ पे, लैखवा, नरवा और गोविंदगढ़ में। दूसरा स्थल है टेरी समूह, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर एग्जाम में आता है वो आदमगढ़ है और बागोर है। आदमगढ़ जो है एमपी में है दोस्तों, और बागोर कहाँ है, बागोर है राजस्थान। ये आदमगढ़ भीमबेटका के ही पास में 4-5 किलोमीटर दूर पे है दोस्तों आदमगढ़। यहाँ से कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, पशुपालन और कृषि के साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर, नहीं पशुपालन, सॉरी, कृषि के साक्ष्य नहीं दोस्तों, पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से और बागोर से, ये दोनों स्थान से हमें क्या प्राप्त होते हैं, पशुपालन के साक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है दोस्तों ये मध्य पाषाण काल का, आदमगढ़ और बागोर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो दिमाग में एकदम बैठा लो। आदमगढ़ कहाँ है, एमपी में, यहाँ से मध्य पाषाण काल का स्थल प्राप्त हुआ है। और एमपी में और राजस्थान में बागोर जगह है, बागोर से भी क्या बोलते हैं आपको, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यूपी में दोस्तों देख लेते हैं। यूपी में बहुत इम्पोर्टेंट है सराय नाहर राय और मदहा, जिसे मलदहा कहा जाता है। मदहा या मलदहा एक ही नाम है दोस्तों। और तीसरा साइट है दमदम। ये तीनों लगभग में 500 मीटर में, कुंडा नामक लोकल नाम है कुंडा, उसी के 500 मीटर के आसपास में ये तीनों साइटें वहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएंगी। कौन कौन से, सराय नाहर राय, मदहा और दमदम। ये तीनों आपको साइट यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा नामक स्थान पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें मदहा जो है दोस्तों, मदहा, इसको भारतीय इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। एक पांडे जी थे, उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से, बूचड़ खाना, पहला बूचड़ खाना, संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान। बूचड़ खाने से ही दोस्तों हमें हड्डी और सींग से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, बूचड़ खाने से, यानी कि मदहा के बूचड़ खाने में हमें हड्डी और सींग से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। और कब्रिस्तान में दोस्तों हमें हड्डियों, मानव हड्डी मिले हुए हैं। कहाँ से, कब्रिस्तान से। ठीक है, अब इसमें तीसरा ये देख लेते हैं दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं लंघनाज। लंघनाज से, ये गुजरात जिले में है, गुजरात में स्थित है दोस्तों लंघनाज। और लंघनाज से हमें गर्तावास,
मानव कंकाल, 14 मानव कंकाल, और कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान में क्या, मनुष्य पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी दफनाया गया है, किसमें, कब्रिस्तान में। गर्तावास, गर्तावास उसको कहते हैं दोस्तों जहाँ लोग गर्त यानी कि मिट्टी को खोद कर नीचे जो निवास करते थे, यानी गड्ढे में जो निवास करते थे, उसी को गर्तावास कहा जाता है। तो यहाँ पे लंघनाज में गर्तावास का स्थान प्राप्त हुआ है, और मानव कंकाल का भी प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल भी लंघनाज से प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर और लोटेश्वर में मध्यपाषाण काल के औजार मध्यपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हैं। और उसके बाद लास्ट में पैसरा, बिहार के पैसरा में भी, पैसरा ये बिहार पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के पैसरा में मध्यपाषाण स्थल प्राप्त हुआ है। माइक्रोलिथिक क्यों कहा गया है, क्योंकि बता ही चुके हैं कि इसमें और जो पाषाण औजार थे उसको छोटे छोटे औजार बनाना स्टार्ट कर दिए थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक भी कहा गया है। तो एक बार दोस्तों फिर से रिपीटेड करवा देते हैं। राजस्थान के सांभर झील से, लैखवा नरवा गोविंदगढ़ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टेरी समूह तमिलनाडु से मध्यपाषाण काल के स्थल प्राप्त हैं। आदमगढ़ और बागोर, आदमगढ़ और बागोर यहाँ से भी हमें मिला हुआ है साक्ष्य। उत्तर प्रदेश के यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सराय नाहरराय, मदहा या मलदहा इसे बोलते हैं, यहाँ से भी हमें, और दमदम, ये तीनों क्षेत्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लंघनाज गुजरात में है, बीरभानपुर लोटेश्वर पश्चिम बंगाल में है, और पैसरा बिहार में है दोस्तों। यहाँ से हमें मध्यपाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। दिमाग में दोस्तों छप गया होगा, अब आप इसे कॉपी में भी छाप लियो। आगे हम चलते हैं, नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। नवपाषाण काल की शुरुआत एच.सी. मैस्यूरर के द्वारा 1860 में उत्तर प्रदेश में खोज के साथ स्टार्ट होता है दोस्तों नवपाषाण काल का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवपाषाण काल स्थल का सर्वप्रथम खोज किसने किया, तो एच.सी. मैस्यूरर किसने खोजा था नवपाषाण काल स्थल सर्वप्रथम, एच.सी. मैस्यूरर। 1865 में दोस्तों जॉन लुबाक ने इसे नियोलिथिक शब्द से पुकारा 1865 में। इस युग की शुरुआत विश्व स्तर पर 9000 ईसा पूर्व माना गया। विश्व स्तर पर इस युग की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व माना जाता है। और भारत में दोस्तों इस नवपाषाण युग की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, वहाँ से कृषि के साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है। कृषि, यहाँ से गेहूं मिला हुआ है दोस्तों मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ और आदमगढ़ कहाँ पे है दोस्तों? आदमगढ़ किसका साक्ष्य है? आदमगढ़ मध्यपाषाण काल का है और मेहरगढ़ नवपाषाण काल का है। यहाँ पे बच्चे यहीं पे दोस्तों भूल जाते हैं, मिक्स कर जाता है, वो अपने दिमाग में जब छापते हैं तो मिक्स हो जाता है, तो इसमें मिक्स नहीं करना है। नवपाषाण काल स्थल है मेहरगढ़ और मध्यपाषाण काल का स्थल आदमगढ़ है दोस्तों। तो इसीलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों नवपाषाण काल की विशेषता क्या क्या थी। तो मनुष्य संग्राहक यानी कि भोजन का एक जगह से दूसरी जगह जाके बटोरना काम नहीं रह गया था दोस्तों। उसका काम अब हो गया था खाद्य उत्पादन, यानी कि वो अनाज को उत्पादित करने लगा था। गेहूँ चावल ये सब वो अनाज उत्पादित करने लगा था। किस काल में? नवपाषाण काल में। इसीलिए अब कृषि भी करने लगा था, जिसके कारण ग्रामीण अधिवास का विकास होने लगा। किस काल में? नवपाषाण काल में दोस्तों। पहिया और कुम्हार के चाक का आविष्कार नवपाषाण काल की खोज है। नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग
कहाँ, नवपाषाण काल में। ये क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों, रंगों का प्रयोग किस काल में शुरू होता है? तो नक्काशी और चित्रकारी में रंगों का प्रयोग किस काल में शुरू होता है? नवपाषाण काल में। हड्डियों के उपकरण मुख्य विशेषता थी दोस्तों, क्यों ये विशेषता हड्डियों के उपकरण आपको किसमें? मध्यपाषाण काल में भी देखने को मिल जाएगा। ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण अधिवास कहाँ पे प्राप्त हुआ है दोस्तों? गुप्त कराल, गुप्त कराल जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से आपको ग्रामीण अधिवास प्राप्त हुए हैं। आभूषण आपको प्राप्त हुए हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट खेती के साक्ष्य, खेती सबसे नीचे है यहाँ पे, खेती का साक्ष्य जो नवपाषाण काल का सबसे बड़ी देन था दोस्तों। नवपाषाण काल में जो सबसे बड़ा आविष्कार हुआ वो खेती था। अब हम आगे बात करते हैं इसके स्थल के बारे में, नवपाषाण काल के स्थल के बारे में। नवपाषाण काल स्थल, ये ग्रामीण अधिवास हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे पीछे दोस्तों, एक और बच गया था विशेषता में, एक घर्षित एवं पालिश उपकरण उपयोग होने लगा था। ये देखो दोस्तों, ये नियोलिथिक कल्चर है। लोग ये देखिए, ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण अधिवास दिख रहा है आपको, घर बना के लोग नवपाषाण काल में रहने लगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक धुआं निकल रहा है, आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा। ये दो व्यक्ति हैं, ये पर इसी को, यहीं से हमें राख का टीला प्राप्त हुआ है। बहुत सारे दक्षिण भारत में ऐसे स्थान हैं जहाँ से राख का टीला यानी कि राख का ढेर प्राप्त हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे ये चार, जैसे ये चार आपको घर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये चार घर दिखाई दे रहे हैं, तो ये चार घर के व्यक्ति यहाँ पे बीच में आके अंगीठियाँ जलाते थे। कब? बरसात के मौसम में दोस्तों, आके अंगीठी जलाते थे और एक ही स्थान पे रोज जलाते थे। अर्थात रोज रोज का यही कार्य था। एक यहाँ ये चारों घर से लोग आके यहीं बीच में लकड़ी को रख कर जलाते थे और आपस में वहीं पे मांस को भूनते थे और बात करते थे दोस्तों। कहाँ पे? ये नियोलिथिक काल का है। ये सघन कलन, मास्की और पिकली हल में राख के बहुत भारी मात्रा में टीले प्राप्त हुए हैं, क्योंकि बारंबारता वही प्रवृत्ति बार बार अपनाई जाती थी। एक ही स्थान पे लकड़ियों को जलाया जाता था, जिसके कारण राख के ढेर उत्पन्न हो गए। ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, अभी आगे हम बताते हैं। इस काल के औजार दोस्तों हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। नवपाषाण काल के ये औजार हैं, नियोलिथिक के औजार हैं। इसको हमने विकिपीडिया से लिया है दोस्तों, गूगल से देख लीजिए। दोस्तों ये नवपाषाण काल के क्या है? औजार हैं। हैमर, हैमर, बैक, स्टोन और हार एक्स एंड हैमर, फाइंड क्या? फ्लिंट निफ, यानी कि ये देखिए फ्लिंट निफ है। ये क्या है? फ्लिंट निफ है दोस्तों, ठीक है। उसके साथ साथ में एरो, आप देखिए ये फ्लिंट एरो हेड, ये है फ्लिंट एरो हेड यानी कि तीर कमान वाला हेड है दोस्तों। उसके बाद एक्स हैमर, एक्स हैमर ऑफ पॉलिश स्टोन, ये पॉलिश स्टोन था एक्स हैमर दोस्तों। ये देखो एक्स टाइप का है ना, ऐसे देखो ये एक्स टाइप का बढ़ा हुआ है, तो ये इसको एक्स हैमर कहा गया है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्थलों के बारे में। तो अभी हम बात किए थे कर्नाटक में जो स्थल प्राप्त हुए हैं, मास्की, ब्रह्मगिरी, हुल्लूर, कुडक्कल, पिकलीहल, सगनकलन, टिक्कलकोटा, ये जो है दोस्तों आपको कर्नाटक के में नवपाषाण काल के स्थल देखने को मिल जाएंगे।
इसमें से मास्की, पिकली हल और सघन कलन से राख के बहुत बड़ी मात्रा में ढेर पाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राख के ढेर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसमें एक ऑप्शन था सघन कलन। आगे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पिकली हल, वहाँ पे ऑप्शन हो सकता है, मास्की हो सकता है, या इनमें तीनों हो सकता है, और नीचे ऑप्शन उपरोक्त तो सभी हो सकता है, 4 ऑप्शन में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। बुर्ज होम एवं गुप्त कराल। बुर्ज होम और गुप्त कराल, बुर्ज होम से युगल समाधान, यानी कि पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी दफनाया गया है। कहाँ पे? बुर्ज होम, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है दोस्तों, ठीक है, बुर्ज होम। और गुप्त कराल से ग्रामीण झोपड़ी प्राप्त हुई है, गुप्त कराल से। अब हम बात करते हैं दोस्तों कृषि साक्ष्य कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। कृषि साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये 3 इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, इस पे ध्यान लगा के देखना दोस्तों। मेहरगढ़, पहला मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान में है। 7000 ईसा पूर्व इसका समय है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? गेहूं के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कहाँ से? मेहरगढ़ से क्या? गेहूं प्राप्त हुआ है। लहुरा देव और कोलडिहवा, कोलडिहवा दोस्तों उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के समीप स्थित है कोलडिहवा। यहाँ से 6000 ईसा पूर्व धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है दोस्तों लहुरा देव स्थल। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व चावल के भूसी का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लहुरा देव से, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ, किसके किसके बीच में हम बताए थे दोस्तों? इलाहाबाद से लेके मिर्जापुर के बीच में जो क्षेत्र है उसी को हम बेलन घाटी कहते हैं। तो यहाँ से 3 स्थल हैं जो नवपाषाण काल में हमें मिलते हैं। एक है कोलडिहवा, जहाँ से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और दूसरा है चौपानी मांडो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चौपानी मांडो। ये यहाँ पे विश्व के सबसे प्राचीनतम मृद भांड पाए गए हैं। मृद भांड उसे कहते हैं दोस्तों, पक्की मिट्टी से निर्मित जो बर्तन होते हैं, अर्थात जो कच्चा बर्तन होता है, यानी कि कच्चे मिट्टी से बना के बर्तन उसे पका दिया जाता है, उसी को हम दोस्तों मृद भांड कहते हैं। आगे चल के नवपाषाण काल के में और उसके आगे यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में हम ये देखते हैं कि मृद भांड के ऊपर चित्रकारिता स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। क्या चित्रकारिता मृद भांड के ऊपर होने स्टार्ट हो जाता है। अब मृद भांड क्यों बनाए गए थे, यानी कि मिट्टी के बर्तन? क्योंकि हम इसके पहले ही देख चुके हैं कि किस काल में चाक, और उस मध्य पाषाण काल में कुम्हार का चाक का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हो चुका था। इसीलिए नवपाषाण काल में दोस्तों हमें पहला मृद भांड यानी कि प्राचीनतम, विश्व का सबसे प्राचीनतम मृद भांड देखने को मिलता है। कहाँ पे? चौपानी मांडो में। और एक है महागरा, ठीक है। तो आपको मिक्स नहीं करना है, 3 अपसाइड हम बता दे रहे हैं। जब आप मान लीजिए पढ़ेंगे, 1-2 घंटे बाद रिवीजन करना चाहेंगे, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा। कौन कौन से? मेहरगढ़ और आदमगढ़ और महागढ़ा, ठीक है दोस्तों। महागढ़ा, मेहरगढ़ और आदमगढ़। तो मेहरगढ़ जो है नवपाषाण काल का है, आदमगढ़ जो है साक्ष्य मध्य पाषाण काल का है, और महागढ़ा जो है ये नवपाषाण काल का साक्ष्य है दोस्तों, ठीक है। और महागढ़ा मलदहा, या अब इसमें भी आपको कुछ डाउट होगा, क्योंकि मध्य पाषाण काल में मलदहा जो सरायनाहर, मलदहा और दमदम है, तो यहाँ पे महागढ़ा है दोस्तों, ये अलग है। क्या? ये बेलन के घाटी में ही प्राप्त है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में ही है। ये महागढ़ा अलग है, तो इसलिए महादहा से या मलदहा से हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मलदहा कहाँ पे किस काल का साक्ष्य है? मध्य पाषाण काल का। और महागढ़ा क्या है? नवपाषाण काल का साक्ष्य है दोस्तों।
अब हम देख लेते हैं बिहार में चिराद, बिहार में नवपाषाण काल चिराद नामक स्थान पे प्राप्त होता है। यहाँ से चिराद से हिरण के सींग से निर्मित औजार प्राप्त होते हैं। क्या? सींग से निर्मित औजार कहाँ से? चिराद से दोस्तों हमें प्राप्त होता है। चैचर, सैनुआर और ताराडीह ये नवपाषाण काल के स्थल हैं दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं उत्तनूर। उत्तनूर आंध्र प्रदेश में है, नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हैं। और पोचमपल्ली, पोचमपल्ली तमिलनाडु में है, यहाँ से भी नवपाषाण काल के हमें साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, पूछता है कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम किसकी खेती की गई, तो या किस खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो रागी। क्या दोस्तों? रागी नामक फसल का दक्षिण भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ? दक्षिण भारत में खेती के साक्ष्य का। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वैसे जीएस लास्ट में इसके जो क्वेश्चन पूछा गया है। रॉबर्ट ब्रस्टफुट एक भूगर्भिक वैज्ञानिक तथा पुरातत्वविद थे। इन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या जनक कहा गया है। ये पीछे हम पढ़े थे लेकिन यहाँ पे भी रिपीटेड कर लेते हैं। कोपेन संग्रहालय, कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से, ये क्या है दोस्तों कोपेन संग्रहालय? इसमें क्या था, पहले लोग जब पाषाण काल के स्थल मिलने लगे तो जो इतिहासकार खोज करता थे वो यहीं पे कोपेनहेग संग्रहालय में ले जाके रखने लगे। तो वहाँ पे ऐसे, क्योंकि तब उसमें उस समय काल का विभाजन नहीं हुआ था। अब किस काल का है ये तो पता नहीं था। तो आगे चल के थॉमसन नामक व्यक्ति ने, क्या? थॉमसन नामक व्यक्ति ने, ये थॉमसन नामक व्यक्ति ने कोपेन संग्रहालय के पाषाण, कांस और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन कर डाला। किसने? थॉमसन ने। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसी को पहले राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा जाता था, आगे चल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नाम इसको इसी का रखा गया दोस्तों। तो इस प्रकार से यानी कि पाषाण काल का समाप्त होता है दोस्तों। और देखो अगर पढ़ोगे ना तो बढ़िया से पढ़ लिख लियो भौकाल से, उसके बाद भौकाली अधिकारी बनो, किसी बढ़िया काम करो। क्या करना है हम लोगों को? बढ़िया से आप लोग पढ़ो, अधिकारी बनो बढ़िया, और देश का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो दोस्तों। तो यह प्रकार से आप सभी लोगों से नमस्कार।